आज हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 10 फिजिक्स का जो चैप्टर 1 का जो सब्जेक्टिव सॉल्यूशन देखेंगे। तो वीडियो को जो पूरा ध्यान से देखिएगा, मिस मत कीजिएगा, क्योंकि आपका एग्जाम भी नज़दीक है, तो इसलिए तैयार करना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहला पदार्थ है कि पारदर्शी पदार्थ क्या होता है। तो पारदर्शी पदार्थ वो पदार्थ होता है जिससे प्रकाश जो है आसानी से आर पार हो जाता है, यानी आसानी से गुजर जाता है, वो पदार्थ कहलाता है पारदर्शी पदार्थ। तो जैसे कि आप कोई शीशा लें और शीशा में अगर टॉर्च उसके सामने बारे तो शीशा के पार भी जो रोशनी जाती है, तो शीशा क्या हो जाएगा, पारदर्शी पदार्थ। वही है कि जब प्रकाश किसी वस्तु या पदार्थ से होकर आसानी से गुजर जाती है तब हम उसे पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। और जैसे कि पानी हो गया, हवा हो गया, कांच, जालीदार कपड़ा इत्यादि। उसके बाद है कि अपारदर्शी पदार्थ क्या है। तो अपारदर्शी पदार्थ वो पदार्थ होता है जिससे कि जो प्रकाश आर पार नहीं हो पाती बल्कि वो रुक जाती है। तो आर पार जब प्रकाश नहीं हो पाती जिस पदार्थ से, वो अपारदर्शी पदार्थ कहलाती है। इसलिए हो जाएगा जब प्रकाश किसी वस्तु या पदार्थ से होकर आगे की ओर नहीं गुजरती है तब हम उसे अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। और जैसे कुर्सी हो गया, टेबल हो गया इत्यादि। उसके बाद चलते हैं पारभासी पर। तो पारभासी पदार्थ को हम लोग देखते हैं, पारभासी पदार्थ है क्या। तो पारभासी पदार्थ वो होता है जिसका कुछ प्रकाश का कुछ भाग जो जाता है, कुछ भाग नहीं जाता है। यानी इधर थोड़ा धुंधला दिखाई देगा लेकिन दिखाई देगा, यानी दिखाई दे रहा है तो यानी प्रकाश कुछ ना कुछ पहुंचा है। यानी प्रकाश का कुछ भाग पहुंचता है, प्रकाश का कुछ भाग नहीं पहुंचता है, वो कहलाता है पारभासी पदार्थ। तो वे पदार्थ जो उन पर पड़ने वाले प्रकाश के एक छोटे भाग को ही अपने से होकर जाने देता है, उसे हम पारभासी पदार्थ कहते हैं। और जैसे कि शीशा हुआ, कांच, तेल लगा हुआ कागज, बैलून का रबर, दूध, खून इत्यादि। उसके बाद चलते हैं प्रकाश के परावर्तन पर। तो प्रकाश का परावर्तन है क्या। तो प्रकाश का परावर्तन क्या है कि दर्पण से जब प्रकाश की किरणें टकराकर जो लौट जाते हैं, टकराकर जो उसी माध्यम में लौट जाती हैं, तो यही घटना जो है प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। तो वही करा, प्रकाश के किसी वस्तु से टकराकर लौटने की क्रिया को ही प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब वस्तु अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर स्थित हो तब क्या होता है। तो जब वस्तु जो है वक्रता केंद्र पर स्थित हो तो प्रतिबिंब भी जो है वस्तु के बराबर और उल्टा बनता है, वस्तु के बराबर और उल्टा बनता है। और सी पर अगर हो तो जो है सी पर ही बनता है। तो इस तरह से जब वस्तु अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर स्थित हो तो इसका प्रतिबिंब जो वस्तु के बराबर और उल्टा बनता है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि जब वस्तु अवतल दर्पण के फोकस और ध्रुव के बीच स्थित हो। जब वस्तु जो अवतल दर्पण के फोकस और ध्रुव के बीच स्थित हो तब जो प्रतिबिंब जो वस्तु से बड़ा बनता है और उल्टा बनता है। उसके बाद चलते हैं 7वां नंबर क्वेश्चन है कि जब वस्तु अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र और फोकस के बीच स्थित हो, अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र और जो है फोकस के बीच स्थित हो, यानी और सी और एफ के बीच स्थित हो, तब प्रतिबिंब जो है वस्तु से बड़ा बनता है और उल्टा बनता है। तब प्रतिबिंब जो वस्तु से बड़ा और उल्टा बनता है। उसके बाद चलते हैं 8 नंबर क्वेश्चन पर। 8 नंबर क्वेश्चन है कि जब वस्तु अवतल दर्पण के फोकस पर स्थित हो। तो जब वस्तु अवतल दर्पण के फोकस पर स्थित होता है तब इसमें प्रतिबिंब जो है वास्तविक वस्तु से बड़ा बनता है और उल्टा बनता है, वास्तविक बनता है और वस्तु से बड़ा बनता है और उल्टा बनता है। उसके बाद चलते हैं 9 नंबर क्वेश्चन पर। कह रहा है जब वस्तु अनंत और अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र के बीच स्थित हो। जब वस्तु अनंत और अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र के बीच स्थित हो तब क्या होता है, तब प्रतिबिंब वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है और वस्तु से थोड़ा छोटा बनता है। उसके बाद है 10 नंबर क्वेश्चन कि जब वस्तु अनंत पर स्थित हो। तो जब वस्तु अनंत पर स्थित होता है तो वस्तु जो है इसका प्रतिबिंब वास्तविक बनता है, वस्तु से छोटा बनता है और उल्टा बनता है और फोकस पर बनता है। अनंत पर रहेगा तो प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा। उसके बाद है कि दर्पण सूत्र बराबर 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। ये होता है दर्पण सूत्र, 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट जो है 12 नंबर क्वेश्चन पर। 12 नंबर क्वेश्चन का है कि प्रकाश का परावर्तन के कितने नियम है। तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम है। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम है। और पहला नियम क्या कहता है कि ये जो अवतल दर्पण है और परावर्तन दर्पण, अवतल दर्पण, परावर्तन दर्पण और अभिलंब, आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं, तीनों एक ही तल में होते हैं। और उसके बाद जो दूसरा नियम कहता है वो कहता है कि अवतल आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों बराबर होता है, यानी I बराबर R। तो ये 2 नियम हो जाते हैं। उसके बाद चलते हैं 13 नंबर क्वेश्चन कि परावर्तन कितने प्रकार के होते हैं। तो परावर्तन के जो 2 प्रकार होते हैं, एक नियमित परावर्तन और दूसरा अनियमित परावर्तन। तो नियमित परावर्तन क्या होता है कि जब एक निश्चित नियम के अनुसार कोई भी परिवर्तन होता है, परावर्तन होता है, एक निश्चित नियम के अनुसार जब परावर्तन होता है तब वह नियमित परावर्तन कहलाता है। और अनियमित परावर्तन होता है जो ऊपर खाबर होता है, यानी वक्र सतह पर। जब वक्र सतह पर परावर्तन की घटना होती है तब वह अनियमित परावर्तन कहलाता है। उसके बाद चलते हैं 14 नंबर क्वेश्चन पर। 14 नंबर क्वेश्चन का किरण क्या है। तो प्रकाश के जो गमन करने की दिशा है उसे ही प्रकाश की किरण कहते हैं। प्रकाश के गमन करने की दिशा को प्रकाश का किरण कहते हैं। उसके बाद ये प्रकाश पुंज क्या है। तो प्रकाश के किरणों की जो समूह है, मान लीजिए एक से ज्यादा किरणें, तो किरणों के समूह
को जो है प्रकाश का किरण पुंज कहते हैं। तो ये हो जाता है प्रकाश पुंज या किरण पुंज। उसके बाद प्रकाश के किरण पुंज जो है 3 तरह के होते हैं। एक होता है समांतर, जब किसी भी प्रकाश पुंज में या किरण पुंज में सभी किरणें एक दूसरे के समांतर हो तब जो है वह आप समांतर प्रकाश पुंज कहलाता है या समांतर किरण पुंज कहलाता है। उसके बाद आता है अपसारी किरण पुंज। तो अपसारी किरण पुंज क्या हो जाता है कि ये एक बिंदु से निकलती हैं। जब प्रकाश किसी भी किरण पुंज में जब जो है प्रकाश की किरणें एक बिंदु से होकर निकलती हैं तब वह कहलाती हैं अपसारी किरण पुंज। यानी ये एक बिंदु से निकलकर चारों दिशाओं में फैल जाते हैं। और अभिसारी किरण पुंज क्या होता है कि सारे प्रकाश की किरणें जो एक बिंदु पर आकर मिलती हैं। अपसारी और अभिसारी में यही अंतर है कि अपसारी में आकर मिलती हैं और अपसारी में एक बिंदु से निकलती हैं और अभिसारी में एक बिंदु पर आकर मिलती हैं। तो जब प्रकाश की किरणें जो एक ही बिंदु पर आकर मिलती हैं तो उससे जो किरण पुंज का निर्माण होता है उसे हम अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। उसके बाद चलते हैं 16 नंबर पर। 16 नंबर का है कि दर्पण क्या होता है। तो दर्पण होता है कि ये कांच का बना एक ऐसा भाग होता है या ऐसी वस्तु होती है जिस पर कि प्रकाश का नियमित परावर्तन होता है, उसे हम दर्पण कहते हैं। और दर्पण 2 प्रकार का होता है, एक समतल दर्पण, एक गोलीय दर्पण। तो जिस दर्पण का परावर्तक सतह जो समतल होता है, एकदम प्लेन होता है, चिकना होता है, उसे समतल दर्पण कहते हैं। और गोलीय दर्पण होता है कि किसी खोखले गोले का भाग होता है गोलीय दर्पण, जिसका एक भाग रजतित क्या हो रहा है, उसे हम गोलीय दर्पण कहते हैं। उसके बाद है 17 नंबर क्वेश्चन कि गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। तो गोलीय दर्पण भी 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है अवतल दर्पण, एक होता है उत्तल दर्पण। तो देखिए, जिस भी गोलीय दर्पण का परावर्तक सतह धंसा हुआ होता है, यानी इस तरह से धंसा हुआ होता है, तो जिस भी गोलीय दर्पण का परावर्तक सतह धंसा हुआ होता है उसे हम अवतल दर्पण करते हैं। उत्तल दर्पण क्या होता है, जिसका परावर्तक सतह उभरा हुआ होता है, इस तरह से इसका परावर्तक सतह जो उभरा होता है। तो जिस भी गोलीय दर्पण का परावर्तक सतह उभरा हुआ होता है उसे हम उत्तल दर्पण करते हैं। उसके बाद है उपयोग अवतल दर्पण का। तो अवतल दर्पण का उपयोग दाढ़ी बनाने में होता है, सोलर कुकर में होता है, डॉक्टरी के इलाज में होता है या केमिस्ट्री के लैब में होता है। उसके बाद उत्तल दर्पण का उपयोग गाड़ी के हेडलाइट के रूप में या प्रयोगशाला में भी इसका यूज किया जाता है। उसके बाद चलते हैं 18 नंबर क्वेश्चन पर। 18 नंबर क्वेश्चन का दे रहा है कि गोलीय दर्पण के प्रमुख अंग कौन कौन से हैं। गोलीय दर्पण के प्रमुख जो है 6 अंग हैं। तो प्रमुख 6 अंग हैं। तो सबसे पहला अंग है कि वक्रता केंद्र क्या है। तो गोलीय दर्पण जिस गोले का बना होता है उसके केंद्र को ही जो वक्रता केंद्र कहा जाता है। यानी ये एक गोला है और ये जो गोलीय दर्पण, ये जो है गोलीय दर्पण, इसका जो केंद्र है यही कहलाएगा वक्रता केंद्र। उसके बाद है त्रिज्या। तो उसी तरह जिस तरह से हमने परिभाषा वक्रता केंद्र की बनाई उसी तरह इसकी भी बन जाएगी कि गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसकी त्रिज्या वक्रता त्रिज्या, उसकी त्रिज्या जो है गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाती है। उसके बाद है ध्रुव। तो गोलीय दर्पण का जो मध्य बिंदु होता है, गोलीय दर्पण के सतह का मध्य बिंदु होता है उसे ही हम ध्रुव कहते हैं, जिसे P से सूचित किया जाता है। तो इसे P से सूचित किया जाता है। तो वक्रता केंद्र को C से सूचित किया जाता है और वक्रता त्रिज्या को R से सूचित किया जाता है, ध्रुव को P से सूचित किया जाता है। उसके बाद है मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष। तो दर्पण का ध्रुव और वक्रता केंद्र को जब हम मिला देते हैं जिस रेखा से, उसी रेखा को हम मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष कहते हैं। यानी दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा प्रधान अक्ष कहलाती है या मुख्य अक्ष कहलाती है। उसके बाद चलते हैं 19 नंबर क्वेश्चन पर। 19 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है, सॉरी अभी 2 तो बाकी था, हमें 4 ही पढ़ा है। तो उसके बाद है मुख्य फोकस या फोकस कि मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरणें जब परावर्तन के बाद जो है प्रधान अक्ष के जिस बिंदु से होकर गुजरती हैं उसे यह मुख्य फोकस या फोकस कहते हैं। जैसे ये मान लीजिए अवतल दर्पण है और इसका ये प्रधान अक्ष, है तो इसके समांतर से एक किरणें आ रही, प्रधान अक्ष के समांतर से एक प्रकाश की किरणें आ रही। अब ये परावर्तन के बाद जो है प्रधान अक्ष के जिस बिंदु पर टकराएंगे वही कहलाएगी फोकस या मुख्य फोकस। तो ये जो बिंदु है F यही कहलाएगी फोकस और फोकस को F से सूचित किया जाता है। तो फोकस की परिभाषा क्या हो जाएगी कि समांतर आती अनंत से प्रधान अक्ष के समांतर आती प्रकाश की किरणें जब गोलीय दर्पण से परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष के जिस बिंदु पर टकराती हैं या टकराती हुई प्रतीत होती हैं उस बिंदु को ही हम मुख्य फोकस या फोकस कहते हैं। उसके बाद होता है फोकस दूरी या फोकस अंतर। तो ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी फोकस दूरी या फोकस अंतर कहलाता है। उसके बाद है 19 नंबर प्रतिबिंब किसे कहते हैं। तो प्रतिबिंब की एसेंशियल परिभाषा है कि किसी वस्तु से निकलने वाली प्रकाश की किरणें जब प्रकाश के परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं उसे हम उस वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। उसके बाद प्रतिबिंब कितने प्रकार का होता है। प्रतिबिंब 2 प्रकार का होता है, वास्तविक प्रतिबिंब, काल्पनिक प्रतिबिंब।
तो प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। इसकी भी परिभाषा जो है प्रतिबिंब की परिभाषा की तरह होती है, बस हम जो है अलग अलग कर देते हैं। जैसे प्रतिबिंब की परिभाषा में हम जो है कटती हैं और कटती हैं या कटती हुई प्रतीत होती है, दो वर्ड का यूज करते थे। तो जब हम कटती हैं का यूज करेंगे तो वो वास्तविक प्रतिबिंब की परिभाषा बन जाएगी, और कटती हुई प्रतीत होती हैं इस वर्ड का यूज करेंगे तो काल्पनिक प्रतिबिंब या आभासी प्रतिबिंब बन जाएगा। तो वास्तविक प्रतिबिंब की परिभाषा हो जाएगी कि किसी बिंब या वस्तु से निकलने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन या परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हैं उसे हम वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं, और यह वस्तु की अपेक्षा हमेशा उल्टा होता है और इसे पर्दे पर उतारा जा सकता है। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है, लेकिन जो है काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता, और ये आभासी प्रतिबिंब जो है वस्तु की अपेक्षा हमेशा सीधा होता है। तो इसकी परिभाषा हो जाएगी कि किसी बिंब या वस्तु से निकली हुई प्रकाश की किरणें परावर्तन या वर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं उसे हम आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। उसके बाद चलते हैं 21 नंबर क्वेश्चन है कि गोलीय विपसन क्या है। गोलीय विपसन क्या है? तो गोलीय दर्पण में एक से अधिक फोकस जब मापा जाता है तो उसे हम गोलीय विपसन कहते हैं, यानी एक से अधिक फोकस का मिलना जो है गोलीय विपसन कहलाता है। उसके बाद उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में अंतर बताना है। तो उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में अंतर बताना है। तो उत्तल दर्पण का परावर्तक सतह जो उभरा हुआ था, उत्तल दर्पण का परावर्तक सतह उभरा हुआ आता है। उत्तल दर्पण में केवल जो है काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। उत्तल दर्पण में फोकस काल्पनिक होता है, और उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण भी कहते हैं, और उत्तल दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब छोटा होता है। ठीक इसके उल्टा अवतल दर्पण हो जाएगा। ठीक इसके उल्टा तो आप एक दर्पण का अगर गुण याद रखेंगे तो दूसरे का ऑटोमेटिक उल्टा हो जाएगा। तो उसी तरह उल्टा हो जाएगा कि उत्तल दर्पण जो है उभरा हुआ होता है, तो अवतल दर्पण धंसा हुआ होता है, अवतल दर्पण धंसा हुआ होता है। और अवतल दर्पण में जो वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब दोनों प्रतिबिंब बनता है, जबकि अवतल दर्पण में जो सिर्फ फोकस वास्तविक होता है। अवतल दर्पण का फोकस जो है सिर्फ वास्तविक होता है। और अवतल दर्पण को अभिसारी लेंस भी कहते हैं। अवतल दर्पण को अभिसारी लेंस कहते हैं। अवतल दर्पण का परावर्तक सतह धंसा हुआ होता है। अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बड़ा भी बनता है, छोटा भी बनता है और बराबर भी बनता है। उसके बाद चलते हैं 23 नंबर क्वेश्चन पर। 23 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाने का किरण आलेख खींचिए। दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का जो है किरण आलेख खींचिए। तो इस तरह से जो यहाँ पर जैसे हम यहाँ एक चित्र बना लिए अवतल दर्पण का। अब ये हम मान लेते हैं ये है प्रधान अक्ष, और यहाँ ये मान लेते हैं ये वस्तु है। अब प्रतिबिंब बनने के लिए कम से कम 2 किरण चाहिए, और दोनों रूल को फॉलो करना है। तो पहला तो समांतर प्रकाश की किरणें लगे, तो ये फोकस से होकर गुजर गए, ये फोकस से होकर गुजर गए। उसके बाद जब हम फोकस से होकर गुजारते हैं तो ये अनंत की ओर भागेगा। तो यहाँ पर जो कट गई, ये जो बिंदु कटी और इसको मिला देंगे इस तरह से, तो ये जो मिला यही कहलाएगा प्रतिबिंब। तो इसको हम चित्र से अब नामांकन कर देंगे ए बी, तो यहाँ हो जाएगा ए डैश बी डैश, तो ये हो जाएगा दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाने का किरण आलेख। उसके बाद चलते हैं 24 नंबर क्वेश्चन पर। 24 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है 24 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है 24 नंबर जो क्वेश्चन है वो कहा जा रहा है कि अवतल दर्पण का उपयोग दाढ़ी बनाने में क्यों किया जाता है। तो अवतल दर्पण का उपयोग दाढ़ी बनाने में इसलिए किया जाता है क्योंकि जब अवतल दर्पण के सामने किसी वस्तु को ध्रुव और फोकस के बीच रखा जाता है तब उसका प्रतिबिंब जो काल्पनिक सीधा बनता है और वस्तु से बड़ा बनता है। जो कि दाढ़ी बनाने में जो व्यक्ति का चेहरा ध्रुव और फोकस के बीच रखा जाता है तो चेहरे के बाल का प्रतिबिंब काल्पनिक सीधा और बड़ा बनता है, जिससे नाई को जो दाढ़ी बनाने में हमेशा सुविधा मिलती है। इसीलिए उसके बाद कह रहा है कि उसी का जो दूसरे भाषा में लिखा जा रहा है कि हजामती दर्पण में जो अवतल दर्पण का उपयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि अवतल दर्पण में किसी वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है और इससे जो नाई को जो दाढ़ी बनाने में बहुत ही ज़्यादा मदद मिलती है। और यही कारण है कि छोटे छोटे बालों का प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा बड़ा बनता है, जिससे नाई लोग आसानी से देखकर जो है साफ कर देते हैं। तो इस तरह से जो है बन जाता है। उसके बाद चलते हैं 25 नंबर क्वेश्चन पर। 25 नंबर क्वेश्चन है कि अवतल दर्पण का उपयोग सोलर कुकर में क्यों किया जाता है। अवतल दर्पण का उपयोग सोलर कुकर में क्यों किया जाता है। तो सोलर कुकर में बड़े बड़े अवतल दर्पण का उपयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि सूर्य से आने वाली समांतर जो है प्रकाश की किरणें, इन किरणों के साथ आने वाला जो उष्मा जो ऊर्जा होता है, उष्मा किरण जो होती है उसको दर्पण अपने फोकस पर जमा कर लेता है, संचित कर लेता है, जिससे उष्मा ज़्यादा से ज़्यादा मिलती है और जिसका उपयोग कई कामों में किया जाता है। उसके बाद होता है 26 नंबर क्वेश्चन है। 26 नंबर क्वेश्चन है कि कार के हेडलाइट में अवतल दर्पण का उपयोग क्यों किया जाता है। कार के हेडलाइट में अवतल दर्पण का उपयोग क्यों किया जाता है। कार के हेडलाइट में अवतल दर्पण का उपयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि इसमें प्रकाश के स्रोत को अवतल दर्पण के फोकस बिंदु पर रखने पर प्रकाश की किरणें जो हैं परावर्तन के बाद प्रकाश का समांतर किरणपुंज बनाती हैं और जिससे हमें जो वस्तु स्पष्ट दिखाई दे जाती हैं। इसीलिए जो हम कार के हेडलाइट में अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। उसके बाद चलते हैं 27 नंबर क्वेश्चन पर कि अवतल दर्पण का उपयोग साइड मिरर के रूप में क्यों किया जाता है। तो उत्तल दर्पण का उपयोग, सॉरी हमने अवतल बोल दिया था, उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर के
रूप में क्यों किया जाता है? तो उत्तल दर्पण का उपयोग जो गाड़ी के हेड साइड मिरर के रूप में इसलिए किया जाता है क्योंकि उत्तल दर्पण में किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब जो काल्पनिक बनता है लेकिन सीधा बनता है, और सीधा बनने के कारण जो है ड्राइवर को जो है आसानी से दिख जाता है, और वस्तु जो है वस्तु से जो छोटा बनता है, इसीलिए जो है पूरा का पूरा चित्र जो है गाड़ी में दिख जाता है कि गाड़ी के पीछे क्या घटित हो रहा है। तो इसीलिए जो है जो है ड्राइवर लोग जो उत्तल दर्पण से आसानी से देख पाते हैं। तो उभरे होने के कारण जो इस दर्पण का दृष्टि क्षेत्रफल जो है इनमें से पीछे होने वाली बहुत से गाड़ियों का प्रतिबिंब जो आसानी से बना लेता है, और इससे गाड़ी चालक को जो साइड देने में जो सुविधा हो जाती है। तो इस तरह से बन जाता है। उसके बाद चलते आवर्धन क्या है? आवर्धन क्या है? तो आवर्धन होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु के ऊंचाई के अनुपात को जो है आवर्धन कहा जाता है। इसे एम से सूचित किया जाता है, और इसको आप जो हाई बाय हो भी कह सकता है। हाई बाय हो यानी हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो हाई बाय हो के रूप में भी आप इसे याद रख सकते हैं, एम बराबर हाई बाय हो, या एम बराबर हो जाता है भी बाय यू, और ये माइनस में होता है, माइनस भी बाय यू। तो भी हो जाता है प्रतिबिंब दूरी, यू हो जाता है वस्तु दूरी। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं। उसके बाद है परवलिक दर्पण क्या होता है? तो परवलिक दर्पण होता है कि वह दर्पण जिसका पूर्ण गोला नहीं होता उसे हम परवलिक दर्पण कहते हैं। यानी गोलीय दर्पण तो पूरा का पूरा होता है, लेकिन वैसा कुछ दर्पण हो जाता है जिसका पूरा गोला नहीं होता है वो, इसलिए उसे परवलिक दर्पण कहते हैं। यानी ये टेढ़ा गुच्छा होता है, टेढ़ा गुच्छा परवलय आकार का। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 30 नंबर क्वेश्चन है कि विज्ञान किसे कहते हैं? विज्ञान किसे कहते हैं? तो किसी मनुष्य द्वारा जो सावधानी पूर्वक किए गए जो प्रयोग होता है और आकलन से प्राप्त जो शुद्ध ज्ञान हमें मिलता है, जो हमें जो प्रयोग और आकलन से जो हमें शुद्ध ज्ञान मिलता है, उसे ही हम विज्ञान कहते हैं। और विज्ञान को अंग्रेजी में साइंस कहते हैं, और जो कि एक लैटिन भाषा और जिसका अर्थ होता है ज्ञान प्राप्त करना। उसके बाद 31 नंबर, साइंस को कितने भागों में बांटा गया है? साइंस को कितने भागों में बांटा गया? तो साइंस को जो मुख्यतः 2 भागों में बांटा गया है, एक भौतिक विज्ञान और एक जीव विज्ञान। तो भौतिक विज्ञान के भी 2 भाग हैं, एक भौतिकी और दूसरा रसायन शास्त्र। और जीव विज्ञान के भी 2 भाग हैं, जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान। इंग्लिश में बोले तो जूलॉजी और बॉटनी, और इसका जो फिजिक्स और केमिस्ट्री। तो इस तरह से फिजिक्स, केमिस्ट्री और जूलॉजी और बॉटनी इस तरह से बटे हुए विज्ञान। उसके बाद चलते हैं 32 नंबर क्वेश्चन पर कि भौतिक विज्ञान की परिभाषा दे। तो भौतिक विज्ञान जो विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंदर हम निर्जीव वस्तुओं का अध्ययन करते हैं, निर्जीव वस्तु का अध्ययन करते हैं, या भौतिक घटनाओं का अध्ययन करते हैं, भौतिक घटनाओं का अध्ययन करते हैं, निर्जीव चीज़ों का। और जीव विज्ञान में विज्ञान ऐसी शाखा है जिसमें हम सजीव वस्तुओं का अध्ययन करते हैं, यानी जो जिंदा होता है, जो बढ़ सकता है, जो विकास कर सकता है, जो आगे बढ़ सकता है, जो आगे बढ़ सकता है। उसके बाद आता है कि भौतिक विज्ञान की परिभाषा देना है। तो भौतिक विज्ञान की परिभाषा हो जाएगी कि भौतिक विज्ञान जो विज्ञान की ऐसी शाखा है जिसमें कि पदार्थ में ऊर्जा के गुण, पदार्थ या ऊर्जा के प्रभाव का अध्ययन करते हैं, या सीधा बोले तो पदार्थ के भौतिक घटनाओं का जब हम अध्ययन करते हैं तब वह जो भौतिक विज्ञान, भौतिकी विज्ञान कहलाता है, यानी फिजिक्स कहलाता है। तो इस तरह से आप बोल सकते हैं कि भौतिक विज्ञान या भौतिक विज्ञान अलग है और भौतिकी अलग है। उसके बाद चलते हैं कि रसायन शास्त्र किसे कहते हैं? तो रसायन शास्त्र जो विज्ञान की एक ऐसी शाखा है जिसमें पदार्थ के निर्माण और विनाश के बारे में पढ़ते हैं, पदार्थ के निर्माण और विनाश के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे हम रसायन शास्त्र कहते हैं। उसके बाद है जंतु विज्ञान। तो जंतु विज्ञान विज्ञान की ऐसी शाखा है जिसमें जंतुओं के बारे में अध्ययन करते हैं, जंतुओं के बारे में अध्ययन कहते हैं तो जंतु विज्ञान। और पादप कोशिकाओं के बारे में यानी पेड़ पौधे के बारे में अध्ययन करेंगे तो वनस्पति विज्ञान कहलाएगा। उसके बाद आता है 38 नंबर आता है कि सिनेमा हॉल का पर्दा जो सफ़ेद और खुरदार क्यों रखा जाता है? सिनेमा हॉल का पर्दा सफ़ेद और खुरदार क्यों रखा जाता है? तो सिनेमा हॉल का पर्दा सफ़ेद इसलिए होता है क्योंकि उसमें सभी रंगों का परावर्तन हो सके, और खुरदार इसलिए होता है क्योंकि उसमें अनियमित परावर्तन हो, और सिनेमा हॉल में बैठे हुए सभी आदमी सुचारू रूप से देख सकेगा। नियमित परावर्तन होने लगेगा तो प्रकाश की किरणें जो है सीधे आँख पर पड़ेंगी, और जो है फिर दर्शक को देखने में जो है परेशानी हो जाएंगे।